जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टैक्सेबल इवेंट होता कब है, यानी कि कब हम जीएसटी को लगाते हैं। तो जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम गुड्स और सर्विसेज या दोनों का ही सप्लाई करते हैं, गुड्स और सर्विसेज या फिर हम दोनों की और बोथ, जब गुड्स सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की बात की जाती है तब जीएसटी लगता है। तो अगर यहाँ हम बोलें कि अगर सप्लाई नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो 6 पैरामीटर्स हम आज पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो क्या है वो 6 पैरामीटर्स जब हम कहते हैं कि भाई जीएसटी लगना चाहिए? तो पहला पैरामीटर है हमारा कि कोई ना कोई सप्लाई होनी चाहिए, या तो गुड्स की या सर्विसेज की या फिर दोनों की। तो गुड्स या सर्विसेज या फिर दोनों की सप्लाई जब होगी तब हम बात करेंगे। तो अगर सप्लाई नहीं है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा कोई भी जीएसटी, तो सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ क्या आती है कि यहाँ पर जब भी आप सप्लाई करेंगे तो वो होगी किसी के कंसिडरेशन, यानी कि कुछ आपका बेनिफिट इससे होना चाहिए, कुछ आपको अपोजिट में मिलना चाहिए इससे। तो कंसिडरेशन आपने आई होप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा ही होगा। और सप्लाई क्या होनी चाहिए? वो सप्लाई होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसके दौरान ही होनी चाहिए, या फिर उस बिजनेस के फर्दरेंस, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी आगे प्रोसीजर चलेगा उससे रिलेटेड ही सप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद जो सप्लाई होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो यानी कि जो सप्लाई कर रहा होगा वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और जो भी वो सप्लाई कर रहा है वो एक टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, यानी कि ऐसी किसी चीज़ की सप्लाई होनी चाहिए जो जिस पर टैक्स होता ही नहीं है, जिस पर टैक्स लेवी ही नहीं होता। तो एक टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी 5 बातें। और जो हमारी लास्ट बात है वो ये है कि वो सप्लाई होनी चाहिए विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो यानी कि जहाँ पर वो टैक्स एप्लीकेबल है, हो सकता है ना कि ऐसी भी टेरिटरीज हों जहाँ पर वो टैक्स पहले से ही एग्जेम्प्ट हो या वो एप्लीकेबल ही नहीं हो। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वो टैक्सेबल पर्सन के दौरान ही सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। तो ये कुछ 6 पैरामीटर्स हैं जिसमें हम लोग सप्लाई की बात करते हैं, जिस ट्रांजैक्शन को हम कंसिडर करते हैं एज अ सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है सप्लाई यहाँ पर। तो इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन हैं, क्योंकि हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो होती ही हैं। तो जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं कि जब अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है, या कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई तो हो रही होती है, लेकिन वो सप्लाई हो रही होती है विदाउट कंसिडरेशन। तो कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी उसमें जीएसटी लगता है। और दूसरी जो एक एक्सेप्शन यहाँ पर आती है वो ये आती है कि जब हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ है, यानी कि हमने सर्विसेज को इम्पोर्ट कराया है, तो यहाँ पर चाहे वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हुआ हो चाहे ना हुआ हो, जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है तो यहाँ पे जीएसटी होगा, उसको सप्लाई ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये एक्सेप्शन क्या है? जहाँ पर हम लोग इनको भी सप्लाई ही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद हमारे पास जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं सप्लाई की, उसके बारे में बात है। तो इस सप्लाई की कंसेप्ट में हम लोग कुछ सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें बताता है मीनिंग, क्या मीनिंग है, एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो ये काफ़ी वास्ट है, जितना हम कवर कर सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि मीनिंग क्या है सप्लाई का। हम कब कहते हैं कि सप्लाई हुई है? तो हम कहते हैं कि जब एक गुड्स हैं और जो सर्विसेज की हम बात करें या दोनों की हम बात करते हैं, इनकी सप्लाई होनी चाहिए। तो गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें, हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये किसको इन्वॉल्व कर रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी को। और सर्विसेज की बात हम क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ें अदर दैन गुड्स, जितनी भी चीज़ें हैं अदर दैन गुड्स वो सर्विसेज के अंदर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सक्लूड है। वो क्या एक्सक्लूड कर रहा है? वो एक्सक्लूड कर रहा है मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी एंड सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं आएगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं? तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ऑप्शन दे देंगे वो आपको, और कौन सी चीज़ें इसमें एक्सक्लूड हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रहा है? जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करता है ऑक्शनेबल क्लेम्स। ये आपने टर्म्स सारी ही इन बिजनेस लॉ में ज़रूर पढ़ी होंगी। ऑक्शनेबल क्लेम्स,
या फिर जो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं गुड्स में। क्योंकि आप सोचेंगे कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो तो अटैच्ड हैं, लैंड का पार्ट है, लेकिन वो भी तो इन्वॉल्व होगा क्योंकि उसकी भी सप्लाई होगी, उसको भी हम लोग सप्लाई के अंडर डालेंगे। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगी। ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, ग्रास भी इंक्लूड होती है। और सर्विसेज कौन से होंगे? जो यूज ऑफ मनी है, यानी कि कोई भी यूज ऑफ मनी होगा, मनी तो एक्सक्लूड है लेकिन उसका अगर कोई यूज हो रहा है तो वो इंक्लूड करेगा। या फिर कन्वर्जन ऑफ मनी, जो दूसरी चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है वो है कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी कि एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में जब हम मनी को चेंज कर रहे हैं तो वो सर्विस ही होती है। कि जब आप अपना पैसा रुपीज से डॉलर में चेंज कर रहे हैं तो वो एक सर्विस आप ले रहे हैं, उसको हम लोग सर्विसेज के अंडर यानी कि सप्लाई की स्कोप के अंदर डालते हैं। और जब यूज़ ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, यूज़ ऑफ मनी जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ी होती है, जैसे होता है ना हमारे बैंक्स जो हैं वो मैसेज फ़ी लेते हैं, तो वही होता है यूज़ ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7(1)(a) की, जो कि कंसेप्ट हमारा सेक्शन 7 में आता है सप्लाई का। उसमें हम लोग जब सप्लाई की बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रही है? वो इंक्लूड कर रही है सेल, वो इंक्लूड कर रही है ट्रांसफ़र, वो इंक्लूड कर रही है बार्टर सिस्टम। ये सारे टर्म्स आपने पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत ईजी टर्म्स हैं। एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होता है इसमें, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ लाइसेंस दिया जा रहा है वो भी इन्वॉल्व होगा, रेंटल पर कोई चीज़ दी जा रही है, लीज पर कोई चीज़ दी जा रही है, उसको भी हम सप्लाई ही बोलेंगे, या फिर डिस्पोजल। तो ये सारी ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी ये सारी सप्लाई हो रही है वो किसी कंसिडरेशन के लिए हो रही है, क्योंकि पैरामीटर में हमने अभी पढ़ा है कि कंसिडरेशन तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कंसिडरेशन ना होने के बावजूद भी सप्लाई मानी जाती है। वो हमारा कौन से सेक्शन के अंदर आता है? वो आता है हमारा सेक्शन 7(1)(c) के अंदर, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। और हमारे पास जो सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी कि ऐसी सप्लाई जिनको मतलब ऐसी चीज़ें जो सप्लाई में नहीं आती हैं, जो नॉन सप्लाईज होती हैं, वो कौन से के अंदर आती हैं? मैं उसका भी आपको सेक्शन बता देती हूँ। वो है सेक्शन 7(2) के अंदर, जहाँ पर नॉन सप्लाईज होती हैं, साथ ही साथ शेड्यूल 3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसके साथ भी आप ज़रूर जोड़ लिएगा, सेक्शन 7(1)(c) के साथ ही साथ हमारे पास शेड्यूल 1 इन्वॉल्व है, और इसके साथ हमारे पास यानी कि नॉन सप्लाईज जो सप्लाईज नहीं होती हैं उनके साथ शेड्यूल 3 इन्वॉल्व है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि सप्लाई जब हम मानते हैं तो वो सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, लीज, रेंटल, इन सारी चीज़ों को भी मानते हैं। साथ ही साथ ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो हम अपने पैरामीटर्स को नहीं भूल सकते हैं, ठीक है? तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हम लोग जब होंगी तब उसको हम सप्लाई मानेंगे। तो जब हम सेल की बात करते हैं, कि टर्म को मैं छोटे छोटे तरीके से समझा देती हूँ आपको। जब हम सेल की बात करते हैं तो आपको पता ही कोई भी गुड सेल होता है, चाहे वो कैश से सेल होता हो, कैश के मिलता हो आपको कैश, या आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट्स होती है। तो सेल बहुत सिंपल सा एक टर्म है जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए फॉर कंसिडरेशन। जैसे कि अगर मैं एक लैपटॉप लेने जाऊँ तो मुझे एक इनवॉइस मिलेगा, मैं उसको पैसे दूंगी अपने शॉपकीपर को और लैपटॉप को ले लूँगी। सिंपल सेल हो गई। जब ट्रांसफ़र की बात की जाती है तो ट्रांसफ़र में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती बट राइट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे कि एक गुड मैं ले रही हूँ, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई गुड हमें मिलता है, ठीक है? जैसे कि मुझे एक लैपटॉप मिला, डेल ने मुझे एक लैपटॉप भेजा फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि अब वो मुझे रिटर्न करना है। तो मेरे पास राइट तो है कि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को उस डेल लैपटॉप की ओनरशिप नहीं मिली है, ठीक है? बार्टर सिस्टम, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ वन प्रोडक्ट विद द अदर। तो जिसमें हम मनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट हमें मिलता है और हम उसको एक्सचेंज कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। एक्सचेंज की बात की जा रही है, तो एक्सचेंज क्या है? जहाँ पर दो लोग साथ में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हम एक चीज़ रखेंगे, कोई भी चीज़ रखेंगे जिसमें हम मनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक गुड की ओनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो कोई गुड देगा, उसकी ओनरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। लाइसेंस तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं कि जब मैं आपको किसी
राइट, कोई राइट आपको दे रही हूँ करने का, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया उसका राइट दे रही हूँ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट, वो लाइसेंस होता है। रेंटल, जब हम रेंट पे कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि आपको पता ही है पीरियोडिकल पेमेंट्स जो पे की जाती हैं रेंट के दौरान, जो हाउस हम लोग जिस रेंट पे रह रहे हैं तो हम रेंटल दे रहे हैं। लीज, लीज पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, जैसे कि एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके लिए हम लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे जब तक वो लीज रिन्यू नहीं हो जाती, ठीक है, या फिर ख़त्म नहीं हो जाती। और डिस्पोजल, डिस्पोजल बेसिकली क्या है, सेलिंग ऑफ एसेट्स है, जहाँ पर बहुत सारी एसेट्स इन्वॉल्व होती हैं लेकिन हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जैसे कि ट्रैश में डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वहाँ पर भी होगा, क्या होगा, जीएसटी होगा, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम दूसरी बारे में बात कर रहे हैं जो कि है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में ध्यान दीजिएगा कि डोनेशन या फिर चैरिटी इन्वॉल्व नहीं, ठीक है, तो ये जीएसटी में नहीं आती हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जीएसटी क्या इंक्लूड कर रहा है, जीएसटी नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस को इंक्लूड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको कंसिडरेशन का दूँ, जैसे दो पार्टीज हैं, ए एंड बी, तो ए ने बोला कि मैं आपको अपनी कार दूंगा, ठीक है, अब ऐसे ही तो कार दे नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो कुछ रेंट ले रहा है, जब तक आप इस्तेमाल करोगे तब तक आप मुझे रेंट दे देना, तो वो जो रेंट है ना वो उसके लिए कंसिडरेशन है ए के लिए, और बी के लिए क्या है, वो कार। तो कंसिडरेशन है कि कुछ समथिंग इन रिटर्न, जो हमने पढ़ा है बिजनेस लॉ में भी, समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में तो मिलना ही चाहिए, यहाँ पे कोई चैरिटी या डोनेशन की बात नहीं करी, इसलिए उसको जीएसटी के पर्व्यू से इन्वॉल्व नहीं किया गया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इन कोर्स ऑफ बिजनेस की, तो यानी कि कुछ भी सर्विसेज या कुछ भी गुड्स बिजनेस के दौरान हो रही हैं, इन कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है, तो वो भी हम लोग सप्लाई में इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है।